Good morning students. Today is the second class of digital communication subject. आज हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन में अगर पूरे ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब कि जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन में सिग्नल्स का ट्रांसमिशन जो होता है उसको अगर हम लोग बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये उसका एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन सोर्स? दिस ब्लॉक कंसिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज दैट जनरेट इंफॉर्मेशन। मतलब जब हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स की बात करते हैं तो इस ब्लॉक में वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। ठीक है, अब जो भी बात, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ध्यान दीजिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो इंफॉर्मेशन आइदर एनालॉग होती है, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो इंफॉर्मेशन आइदर एनालॉग होती है, आइदर डिजिटल होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% या फिर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन जो एटमॉस्फेयर से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन एनालॉगस फॉर्म में ही होती है। ठीक है, जैसे अगर मुझे एक ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट उस ऑप्टिकल सिग्नल के साथ कोई प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो सपोज मैं एक टॉर्च की लाइट ले रहा हूँ, या मैं एक एलईडी की लाइट ले रहा हूँ, या मैं एक लेजर लाइट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेजर लाइट हुई या जो लेजर हुआ वो एक इन्फॉर्मेशन सोर्स हुआ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना हुआ, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो वॉइस के फॉर्म में है और जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो मैं हुआ। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है उसका मेन काम होता है इंफॉर्मेशन जनरेट करने का। जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो आइदर एनालॉगस फॉर्म होती है, आइदर डिजिटल फॉर्म होती है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो सारी फिजिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म मतलब ऐसी क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिकल नहीं होंगी, जैसे फोर्स आप ले सकते हैं, लाइट ले सकते हैं, मॉइस्चर ले सकते हैं, हीट ले सकते हैं। ये सारी क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। इन सारी क्वांटिटीज के साथ मैं डायरेक्ट सीधे कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इन फिजिकल क्वांटिटी को हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करना होता है। तो हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करने का काम होता है ट्रांसड्यूसर का। ठीक है, तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के अंदर एक एलिमेंट और कनेक्ट होता है, उसका नाम है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है वो अगर फिजिकल फॉर्म में है तो ट्रांसड्यूसर उस फिजिकल फॉर्म के इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये इसीलिए हम लोग को करना पड़ता है क्योंकि जितने भी डिवाइस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं वो सारी इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन होती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज और इन फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड ट्रांसड्यूसर टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल वन। क्लियर बात? तब इसका मतलब हुआ कि जो भी क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिलेगी, जितनी भी क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिलेंगी वो सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होंगी। बात समझ में आई? वो सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होंगी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब वो इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज होगा या इन फॉर्म ऑफ करंट होगी। ठीक है, तो अगर वो इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज होगा या इन फॉर्म ऑफ करंट होगा। ओके, तो अब जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यहाँ पे हमको इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज या इन फॉर्म ऑफ करंट मिलेगी, सबसे पहले हमें उनको भी तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर बात? क्यों डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो डिजिटल एनकोडर है वो तो डिजिटल इंफॉर्मेशन ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है इसको हम लोगों को फर्दर प्रोवाइड करना पड़ता है एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। बात समझ में आई? तो जब हम लोग इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करते हैं तब जाके ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को सभी को? तो अगर मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी पूरा पार्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स है, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन सोर्स को एक अलग से बनाना चाहूँ तो इस इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर क्या क्या होगा? एक सोर्स होगा सबसे पहले। इस सोर्स का काम होगा इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। इंफॉर्मेशन जनरेट जो होगी वो फिजिकल फॉर्म में होगी, तो उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा एक ट्रांसड्यूसर में। क्लियर बात? ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? उस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज प्रोवाइडेड इनटू एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को हम कह सकते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को मैं कह सकता हूँ एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।
ठीक है। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पे 3 ब्लॉक के वर्क दिखा रहे हैं, ये तीनों ब्लॉक के वर्क आपके यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, इंफॉर्मेशन सोर्स में परफॉर्म हो रहा है। सबसे पहले सिग्नल जनरेशन का, देन उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का, देन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब डिजिटल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल फॉर्मेट मतलब होता है कि किसी भी सिग्नल को सिर्फ 2 ही वैल्यू में, उसके एम्पलीट्यूड को सिर्फ 2 ही वैल्यू में कन्वर्ट करना, आइदर हाई एम्पलीट्यूड आइदर लो एम्पलीट्यूड। तो जब हाई और लो की बात करते हैं तो इसका जो भी आउटपुट मुझे मिलता है वो कुछ इस टाइप का हमें मिलता है, आइदर हाई एम्पलीट्यूड आइदर लो एम्पलीट्यूड। तो जो हाई एम्पलीट्यूड होता है उसको 1 कंसीडर किया जाता है, जो लो एम्पलीट्यूड होता है उसको 0 कंसीडर किया जाता है। जो हाई एम्पलीट्यूड होता है उसको 1 कंसीडर किया जाता है, जो लो एम्पलीट्यूड होता है उसको 0 कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन सोर्स से पास होने के बाद ट्रांसड्यूसर से पास, इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर ये तीनों एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट से पास होने के बाद सिग्नल मेरा कुछ 1010 के फॉर्मेट में मिलता है, जो मुझे कुछ यहाँ पे मिलेगा 1010 के फॉर्म में मिलेगा। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो भी हमारा यहाँ पे डेटा मिलता है वो कोई 4 बिट या 6 बिट का तो होता नहीं है। जब हम लोग कोई डेटा स्ट्रीम ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलियंस बिट के हो सकता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो जब ये मिलियन बिट का स्ट्रक्चर ट्रांसफर करना होता है तो सीधे सीधे हम इन स्ट्रक्चर को या इन इतनी सारी बिट्स को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। सबसे पहला हमारा काम होता है कि सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि ये बिट जितनी कम से कम हो जाए। तो इन बिट्स को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोर्स एनकोडर का। ठीक है। सोर्स एनकोडर क्या करता है कि इन बिट्स को ग्रुप करके कुछ कम बिट में वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने एनकोडर पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने 8x3 एनकोडर पढ़ा था, 8x3 एनकोडर पढ़ा था हमने, जिसमें हमारी 8 बिट्स हमारी इनपुट में होती थी और हमारी 3 बिट आउटपुट में होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट में 8 बिट का कोई डेटा होगा, अगर इनपुट में 8 बिट का कोई डेटा होगा तो आउटपुट में मुझे उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी 3 बिट मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 8 बिट का डेटा है वो 3 बिट में कन्वर्ट हो जा रहा है। वही काम हमारा यहाँ पे सोर्स एनकोडर का होता है। सोर्स एनकोडर का ये काम होता है कि जो लॉन्ग स्ट्रिंग के जो यहाँ पे बिट्स हैं उनको रिड्यूस करके वो शॉर्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये इसलिए किया जाता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा बिट्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, नॉइज के इन बिट्स को इफेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, और नंबर ऑफ बिट जितनी कम से कम ट्रांसमिट होगी, नॉइज के उसको एनकोड करने की प्रोबेबिलिटी, नॉइज को उसको इफेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम से कम होगी। बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको न्यूमेरिक डिजिट से आपको समझाऊं, तो जो भी यहाँ पे 1000 बिट होंगे, 1000 बिट्स को यहाँ पे रिड्यूस करके कुछ 100 बिट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सोर्स एनकोडर का काम होता है। ठीक है। तो अब ये सोर्स एनकोडर में क्या होता है, ये सोर्स एनकोडर में कुछ स्पेसिफिक कोडिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे हेमिंग कोड हो गया, हाफमैन कोड हो गया। ये सारी कोडिंग टेक्निक्स का यूज करके हम लोग बिट्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है ये, जिसके बेसिस में हम लोग नंबर ऑफ बिट को रिड्यूस करते हैं। तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी सोर्स एनकोडर होता है उसका मेन काम होता है रिडंडेंसी को रिड्यूस करना। रिडंडेंसी मतलब नंबर ऑफ बिट्स जो भी है उनको रिड्यूस करना। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे इनपुट में 1 2 3 4 5 6 बिट अगर इनपुट में है, तो ये जो सोर्स एनकोडर है उसको कन्वर्ट करके वो कोई भी 3 बिट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ज्यादा बिट को वो कम बिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। इसने क्या किया, इस सोर्स एनकोडर का क्या काम हुआ, उसने रिडंडेंसी को डिक्रीज किया। नाउ अब जो यहाँ पे बिट्स है वो प्रोवाइड की जाती है चैनल एनकोडर। चैनल एनकोडर यहाँ पे भी कुछ कोडिंग अप्लाई होती है। इसका काम इस एनकोडिंग टेक्निक का काम होता है रिडंडेंसी को इंक्रीज करना। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे रिडंडेंसी को डिक्रीज किया गया है और यहाँ पे रिडंडेंसी को फिर से इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। यहाँ पे बहुत सारी बिट्स को कन्वर्ट करके कुछ बिट में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रिडंडेंसी में जब हम लोग नंबर ऑफ बिट्स इनके साथ ऐड करते हैं तो बहुत ही कम बिट्स हम लोग इनके साथ ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं अगर बात कर रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे चैनल एनकोडर में हम लोग एक इवन पैरिटी एनकोडर का इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सपोज अगर हमारा जो डेटा है 1 2 3 बिट का है, हमें यहाँ इसके साथ एक पैरिटी बिट ऐड करनी पड़ेगी। अगर इवन पैरिटी का मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ तो यहाँ पे इवन पैरिटी का अगर मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे जो इवन पैरिटी की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इवन पैरिटी की वैल्यू हो जाएगी 0।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डेटा हमारा 3 बिट का था, इवन चैनल एनकोडर ने उसके साथ एक बिट और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, इसीलिए हम कह रहे हैं ये रिडंडेंसी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जब 3 बिट के साथ एक बिट ऐड कर दी तो अब यहाँ पे हमारा डेटा हो गया फिर से 4 बिट का। ठीक है, यहाँ पे डेटा हो गया हमारा 4 बिट का। तो ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तब भी ये जो 4 बिट है ये स्टार्टिंग के जो बिट्स हैं इनसे कम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से मिलियंस बिट भी ट्रांसफर की जाती हैं तो मिलियंस बिट में सिर्फ मिलियंस बिट को सबसे पहले कुछ 100 बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा और कुछ 100 बिट्स में सिर्फ और सिर्फ कुछ बिट को ऐड किया जाएगा। ये बिट का काम होता है, ये बिट्स हमारी कहलाती है पैरिटी बिट्स। ठीक है, इन बिट्स का मेन काम होता है एरर रिप्रेजेंट, इन बिट्स का मेन काम होता है रिसीवर को अपने डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। जैसे जब ये वाला जो डेटा है अगर जब रिसीवर के पास पहुंचता है, जब ये वाला डेटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर सबसे पहले इस पैरिटी बिट को एक्सेप्ट करता है। इस पैरिटी बिट्स को जज करके वो ये समझता है कि हमारे जो भी मैसेज सिग्नल है उसमें नंबर ऑफ 1 इवन है कि ऑड है। जैसे यहाँ पे पैरिटी बिट की वैल्यू 0 है, तो पैरिटी बिट की वैल्यू 0 है तो इवन पैरिटी कॉन्सेप्ट से हमारा रिसीवर ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है उसमें नंबर ऑफ 1 की वैल्यू इवन होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 और 2 इवन वैल्यू दिख रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसीवर ये एक्सेप्ट कर लेगा कि जो भी हमारा मैसेज जो है उसमें कोई भी नॉइस मर्ज नहीं हुई है। बात समझ में आई? सपोज अगर कोई नॉइस मर्ज हो जाती और ये यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाता। ठीक है, तो जब रिसीवर इस डेटा को एक्सेप्ट करता तो सबसे पहले वो 0 को चेक करके ये आइडेंटिफाई करता कि 0 है। इवन पैरिटी कॉन्सेप्ट में 0 तब आता है जब नंबर ऑफ 1 की वैल्यू इवन होती है। ठीक है, लेकिन जब वो मैसेज को देखेगा तो मैसेज में नंबर ऑफ 1 की वैल्यू हमारी ऑड है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी एक बिट चेंज हुई है, कोई भी एक बिट टॉगल हुई है। इस कंडीशन में रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल फिर से ट्रांसमीटर को भेजता है कि जो डेटा आपने प्रीवियसली ट्रांसफर किया था उसमें कुछ ना कुछ एरर आ चुका है, तो उस बिट को आप लोग अगेन ट्रांसफर कीजिए। बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक, तो जब ये चैनल एनकोडर का आउटपुट जो होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है एक मॉड्यूलेटर सर्किटरी में। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब जो मॉड्यूलेटर सर्किटरी होती है, मॉड्यूलेटर सर्किट का क्या काम होता है? मॉड्यूलेटर सर्किट का ये काम होता है कि जो भी हमारा सिग्नल है, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है, अगर हमें उसे हायर डिस्टेंस ट्रांसमिट करना है तो इस मैसेज सिग्नल को हायर डिस्टेंस ट्रांसमिट करने से पहले इस मैसेज सिग्नल के साथ में एक कैरियर सिग्नल को मर्ज किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलेशन करने का जो काम होता है वो मॉड्यूलेटर में होता है। बात यहाँ तक समझ में आई? तो ये मॉड्यूलेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम मैसेज सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए, बूस्ट कर पाए और वो इजीली लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो पाए। बात समझ में आई? उसके बाद ये जब सारा काम होता है तब एक चैनल के थ्रू, तब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक चैनल यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इस चैनल के थ्रू जो भी हम लोगों ने यहाँ पे चैनल बनाया है, इस चैनल के थ्रू हमारा जो भी मैसेज सिग्नल है वो हमारे रिसीवर एंड तक ट्रांसमिट हो रहा है। ये जो ऊपर वाले जो भी लाइंस हैं ये सारे ट्रांसमीटर साइड है, नीचे वाली जो भी लाइंस है ये सारे हमारे रिसीवर साइड है। तो जब हमारा डेटा रिसीवर में पहुंचता है तो रिसीवर में सबसे पहले मैसेज को डीमॉड्यूलेट किया जाता है। डीमॉड्यूलेशन मतलब होता है मैसेज सिग्नल से कैरियर सिग्नल को अलग करना। बात यहाँ पे समझ में आई? तो जब मैसेज सिग्नल से कैरियर सिग्नल को अलग किया जाता है तो यहाँ पे आउटपुट में हमें सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल मिलता है क्योंकि कैरियर सिग्नल सप्रेस हो चुका है। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा सबसे पहले उसमें किया जाएगा चैनल डिकोडिंग। चैनल डिकोडिंग जो प्रोसेस है वो जस्ट अपोजिट है चैनल एनकोडिंग का। जैसे चैनल एनकोडिंग में कुछ पैरिटी बिट्स को ऐड किया गया था, चैनल डिकोडिंग में उन्हीं पैरिटी बिट्स को हटाया जाता है। ठीक है, उसके बाद डेटा प्रोवाइड किया जाता है चैनल डिकोडर में। इसका भी काम चैनल एनकोडर के जस्ट अपोजिट है। चैनल एनकोडर में नंबर ऑफ स्ट्रिंग को छोटा किया गया था, चैनल डिकोडर का काम होगा नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग को फिर से बड़ा करना। ये दोनों, ये चैनल एनकोडर चैनल डिकोडर का ऑपरेशन जस्ट एक दूसरे का वाइज अपोजिट होता है, वैसे ही चैनल एनकोडर और चैनल डिकोडर का भी ऑपरेशन जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, इतना सारा प्रोसेस करने के बाद, इतने सारे प्रोसेस के बाद जो हमारा डेटा होता है वो हमारे डेस्टिनेशन पे चले जाता है। आप लोगों के यहाँ पे डेस्टिनेशन दिख रहा है, डेस्टिनेशन में चले जाता है और जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको रिसीवर हमारा एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक? तो जब हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पूरे ब्लॉक को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है चैनल एनकोडर है, चैनल एनकोडर है, सोर्स एनकोडर है, चैनल डिकोडर है, सोर्स डिकोडर है। इसके बारे में ही आप लोगों को ध्यान रखना है।
ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सोर्स एनकोडर का काम होता है, सोर्स एनकोडर रिडंडेंसी को डिक्रीज करता है। रिडंडेंसी को डिक्रीज करना मतलब नंबर ऑफ बिट्स को कम करना, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स को इसलिए कम किया जाता है ताकि हम लोग बैंडविड्थ जो है बैंडविड्थ को कम से कर सके, जो भी हम लोग बैंडविड्थ है बैंडविड्थ को कम से कम कर सके, ठीक है। वैसे ही जो हम लोग जब हम लोग चैनल एनकोडर की बात करते हैं, चैनल एनकोडर का काम होता है जब चैनल एनकोडर में नंबर ऑफ बिट्स को ऐड किया जाता है ताकि वो नॉइस के लिए इम्यून हो सके। बात यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आई? तो ये सारे प्रोसेस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूरा प्रोसेस हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है। अब जो भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, ध्यान रखिएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज है डिजिटल कम्युनिकेशन के? पहला, ये नॉइस के लिए बहुत इम्यून होता है, नॉइस के लिए बहुत रेजिस्टिव होता है, नॉइस के लिए बहुत रेजिस्टिव होता है, नॉइस रेजिस्टिव कह सकते हैं इसे, नॉइस रेजिस्टिव कह सकते हैं आप लोग इसे, ठीक है। मतलब जो भी हमारा मैसेज, जो भी हमारा डिजिटल सिग्नल होता है, जो डिजिटल सिग्नल को नॉइस कम से कम इफेक्ट कर पाती है, ठीक है। जो दूसरा हमारा एडवांटेज है, जो भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही सिक्योर होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन इज अ वेरी सिक्योर कम्युनिकेशन। क्लियर बात है आप लोगों को, ठीक है। अब तीसरा जो होता है, तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था लास्ट क्लास में, ट्रांसमिशन के लिए एक ट्रांसमीटर की जरूरत होती है, एक रिसीवर की जरूरत होती है और ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में एक चैनल होता है। जब हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं तो इस ट्रांसमीटर और इस रिसीवर, ट्रांसमीटर और इस रिसीवर के बीच में हम लोग ब्लॉक्स फर्दर ऐड करते हैं, ठीक है। काफी सारे ब्लॉक्स हम लोग इन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हम लोग काफी सारे, और भी आप इनको सब टावर कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग इनको सब टावर, एक टाइप के टावर कह सकते हैं या एक टाइप के एंटीनास कह सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में काफी सारे हम लोग कुछ डिस्टेंस में, छोटे डिस्टेंस में हम लोग कुछ एंटीनास का यूज करते हैं, ठीक है। इन एंटीनास का काम होता है, इनका काम होता है कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको एक्सेप्ट करे, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम हुई तो उसको अगेन बूस्ट अप करे, फिर से ट्रांसमिट करे। जो भी अगला जो टावर होगा, अगला जो एंटीना होगा, उसका भी यही काम होगा कि वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उससे नॉइस को हटाता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उसको अगेन ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस में जो यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है, कुछ डिस्टेंस में यहाँ पे जो आप लोगों के टाइप के टावर दिख रहे हैं जिनका ये काम होता है कि डेटा को एक्सेप्ट करना, डेटा से नॉइस को सप्रेस करना और अगेन उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करके ट्रांसमिट कर पाना। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन, जो भी हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस तक इजिली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। सिक्योर तो मैंने आप लोगों को बताया था, सिक्योर इसलिए है क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में जो भी अगर किसी थर्ड पर्सन को डेटा एक्सेस करना है तो उसके पास वो कोडिंग वाली की होनी चाहिए जिसके थ्रू वो डेटा को डिकोड कर सकता है, ठीक है। लेकिन तो इसीलिए जो भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनालॉगस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन एक एक्यूरेट डिजिटल कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी बहुत होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनालॉगस सिग्नल, एनालॉग कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में जो भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत होती है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रहेंगी आप लोगों को। उसके बाद जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग अप्लाई करते हैं, जिसके कारण इसकी एक एडवांटेज ये होता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग डेटा को इजीली, अगर डेटा में कोई नॉइस मर्ज होती है तो इजीली उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट किया जा सकता है। ये डिजिटल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर कोई एरर इंट्रोड्यूस होता है तो रिसीवर उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट भी कर सकता है। ये जो एडवांटेज होता है वो एनालॉगस कम्युनिकेशन में, एनालॉग कम्युनिकेशन में नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ये सारे हमारे एडवांटेज होते हैं। और उसी के साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इसमें पावर कंजम्पशन कम लगता है क्योंकि कंपेयर टू एनालॉगस कम्युनिकेशन, पावर कंजम्पशन जो होता है हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन में, पावर कंजम्पशन भी हमारा बहुत ही कम होता है,
ठीक है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों की यहाँ पे, अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, ठीक है, तो डिसएडवांटेज में अगर मैं बात करूं तो डिजिटल कम्युनिकेशन का जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो होती है बैंडविड्थ। ठीक है, अब ये आप लोग डिजिटल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज ध्यान रखिएगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन में जो भी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा लगती है हमें डिजिटल कम्युनिकेशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग ट्रांसमिट की जाती है और वो स्ट्रिंग कई मिलियंस ऑफ बिट्स की हो सकती है। ठीक है, तो जितनी बड़ी बिट्स होगी, जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी, उतने ज्यादा से ज्यादा बिट्स रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो नंबर ऑफ बिट जैसे ही ज्यादा होगी तो वैसे वैसे उसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होते जाएगी। तो ये हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन का सबसे मेजर ड्रॉबैक है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आप लोगों ने जो देखा, बाकी जो भी आप लोगों ने प्रीवियस पेज में जो भी आप लोगों ने देखा है, ये सारे एडवांटेज है डिजिटल कम्युनिकेशन के। और जो हम लोगों ने पिछले पेज में जो देखा है कि बैंडविड्थ जो ज़्यादा लगती है, ये हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को। इसके बाद का जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, इसके बाद हम लोग सैम्पलिंग क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है, इसके बाद के लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।